यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट जो कि बेस्ड है इंग्लिश के ही उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको बहुत बार कुछ स्टूडेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं, बट आई गेस इसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यस, इट इज बेट इजी वन, लेकिन कई बार अगर क्वेश्चंस का लेवल यहाँ पे अगर हाई उठाएंगे तो यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत भी आ सकती है। सो डेफिनेटली आई मस्ट से कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन की, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की या हर एक टॉपिक की कुछ कुछ प्रैक्टिस, कुछ कुछ असाइनमेंट्स, टेस्ट जरूर देने चाहिए। किसी भी पार्ट को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वैसा ही एक पार्ट है जिसको जनरली स्टूडेंट्स निग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस को बना तो रखा था लेकिन अब उसको हौच पौच कर दिया, लाइक जम्बल्ड कर दिया। अब इसको पैरा जम्बल्ड बोल ले या रिकंस्ट्रक्शन बोल ले, एक ही बात है। आप लोगों को दोबारा से सेंटेंस को कनेक्ट करना है। सेंटेंस का कुछ पार्ट ऐसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, सबसे पहले आप लोगों के पास गिवन है। आफ्टर दैट उसी के साथ जो बाकी उसका सीक्वेंस है, बाकी की सारी इवेंट्स हैं, उन्हीं को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे व्हेन यू। जब सेंटेंस हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ, एक बार मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करते रहेंगे, सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही बना सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चंस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सो डेफिनेटली जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको अटेम्प्ट करते रहेंगे। When you, which one is closest नहीं आएगा। When you read the 4 sentences in your textbook and decide which one is closest in the meaning to the statement you have heard, here a statement। तो यहाँ पे मेरे को to the statement you have heard, when you to the statement you have heard ये नहीं आ सकता। when you which one ये नहीं आ सकता। when you के बाद यहाँ पे verb आना जरूरी है। that means या तो when you read the 4 sentences या when you hear a statement। that means ये तो श्योरिटी है कि सबसे पहले आप लोग S वाले पार्ट को, S या Q वाले पार्ट को कनेक्ट करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं जो S के साथ कनेक्ट कर रही हैं। लेट्स से मैंने एक ऑप्शन Q वाली ऑप्शन को पिक करना चाहा और एक बार उसको चेक करते हैं क्या उससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। लेट्स से व्हेन यू हैव रेड द 4 सेंटेंसेस इन योर टेक्स्ट बुक एंड डिसाइड आफ्टर दैट व्हिच वन इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। आफ्टर दैट एस है हियर अ स्टेटमेंट। दैट मीन्स ये हमारे पास पोर्शन ही गलत है। विच वन इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग हियर द स्टेटमेंट, ये कोई भी सेंस नहीं बन रही है। जितना सेंटेंस को, इसको, इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत इजीली विद ऑप्शन कर सकते हो। तो क्लियरली समझ में आया, डी तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। दैट मीन्स मेरा आंसर होगा पी के बाद सबसे पहले व्हेन यू के बाद एस। अब यहाँ पे एस, एस और एस। आफ्टर दैट अब मेरे को समझना पड़ेगा किस पार्ट को कनेक्ट करना है, यहीं से मेरे को मेरा सही आंसर मिल जाएगा। व्हेन यू हेयर द स्टेटमेंट, क्यों तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता। दैट मीन्स सॉरी, व्हेन यू हेयर द स्टेटमेंट, आफ्टर दैट व्हेन यू हेयर द स्टेटमेंट, टू द स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आ सकता। आर वाला पोर्शन नहीं आ सकता, मैंने ए को कट कर दिया। व्हेन यू हेयर अ स्टेटमेंट which one is closest in meaning, read the 4 sentences। फिर से मैंने सी को बनाया लेकिन वो मेरा सेंस ही नहीं बन रही है। आप लोग इसको एक बार बी ऑप्शन को ट्राई करेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। when you read the 4 sentences in your textbook, जब आपने पढ़ी 4 सेंटेंसेस अपनी टेक्स्ट बुक में, एंड डिसाइड, क्या डिसाइड किया, when you hear the statement, जैसे ही आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को सुना, read the 4 sentences in your textbook and decide। स्टेटमेंट सुनने के बाद आपने 4 सेंटेंसेस को पढ़ा अपने टेक्स्ट बुक में एंड डिसाइड किया किस चीज को, which one is closest in meaning, कौन उसके मीनिंग के क्लोजेस्ट है। आफ्टर दैट to the statement you have heard, कौन सी उस स्टेटमेंट के नजदीक है, उसके हार्ट क्लोजेस्ट मीनिंग में है जिस पार्ट को आपने सुना था। क्लियरली नजर आ रहा है। बी पार्ट का पूरा सेंटेंस बना के देखेंगे। यस, इट मेक्स अ सेंस कि जब मैंने इस उसको पढ़ा, इस पूरे के पूरे इसको समझा, मैंने इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को सुना, आफ्टर दैट मैंने पूरे सेंटेंस को रीड किया और ये जांचना चाहा कि जो मैंने स्टेटमेंट सुनी थी उसका क्लोजेस्ट मीनिंग कौन से वाली के साथ है, उन सेंटेंसेस के साथ डिसाइड करना था। सो यस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे क्वेश्चन 1, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सेकंड पार्ट सेज थिक ग्लास में। अब यहां से अपना वीडियो को फिर से पॉज करेंगे, आंसर्स बनाएंगे ताकि एग्जैक्टली समझ में आए। थिक ग्लास में जैसे ये पोर्शन पता चलेगा तो यहाँ पे हमारे आंसर्स बनने शुरू हो जाएंगे।
थिक ग्लास में विच आर अवेलेबल, पॉसिबल नहीं है पी से स्टार्ट होना, पहली ऑप्शन को ही कट कर दिया। आफ्टर दैट थिक ग्लास में ऑफ द होम बॉटल कटर्स, क्यू से भी नहीं स्टार्ट होने वाला तो मैंने इसको भी कट कर दिया। थिक ग्लासेस में इन मेनी लार्ज स्टोर्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। आर से सेंटेंस इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं कर सकता, सी भी गलत है, एक ही आंसर आया। थिक ग्लास में बी, रीजन क्या था, मे बी हमेशा वैसे भी बोला जाएगा, रीजन में अपने आप में एक मॉडल वर्ब है और जहां जहां मॉडल वर्ब आएगी उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। तो क्लियरली मेरे को पता चला यहाँ पे हमारा और कोई ऑप्शन नहीं बनने वाला था, एक ही ऑप्शन था, दैट इज SQPR, that means thick glass may be cut with one. After that, Q portion of the home bottle cutters which are available in many large stores, but any fine glass requires personal attention. ये sixth part वो है, ये first one. After that, this is S part है हमारा, this is second one. Q part है हमारा third one. P पार्ट है हमारा फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन एंड दिस इज सिक्स्थ वन। कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये उसका लास्ट पार्ट दे रखा है तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। यू आर सपोज टू चेक फ्रॉम PQRS, तो क्लियरली डी इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। आफ्टर दैट आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज, क्लियरली क्वेश्चन को रीड करेंगे। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज, पहली ऑप्शन के साथ इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज एज एन एविल, लेकिन ये बात यहां से कुछ समझ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज हु इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो क्यू से तो हमारा बिल्कुल ही स्टार्ट होने वाला, ना ही हमारी कोई ऑप्शन है। पी से भी हमारी कोई सेंस नहीं बन रही है, दैट मीन्स ए ऑप्शन भी मेरी क्रॉस हो जाएगी। आफ्टर दैट क्लियरली अपनी सारी ऑप्शंस को देखा तो समझ में आया दो ऑप्शन मेरी आर के साथ है और अभी भी एक एस के साथ है। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज एंड टू पिटी या यंग मैन, डी ऑप्शन नहीं है क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत से समझ में आएगा पिटी होगा किसी पे रहम खाना, तो यहाँ पे वो सेंस ही नहीं बनेगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे दिमाग में सेंटेंस का मीनिंग बिठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में वर्ब का होना और मीनिंगफुल सेंस का होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली बी या सी में से मेरा आंसर होगा, आर पोर्शन दोनों में है तो क्लियरली समझ में आया। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज टू बिवेल पॉवर्टी। आफ्टर दैट ये फर्स्ट वन पार्ट के बाद मेरे को पी या एस में से डिसाइड करना था। टू बिवेल पॉवर्टी एज एन इविल, मतलब उसको एक बुराई समझा जाएगा। एंड टू पिटी द यंग मैन, क्लियरली समझ में आया। बात करते करते पिटी कैसे हुई यंग मैन पे, तो समझ में आया यहाँ पे पी वाला ऑप्शन डायरेक्ट मैच करेगा। स्टूडेंट्स टिक कर लेंगे, बी पार्ट इज द राइट ऑप्शन। आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे पूरा सेंटेंस बनाने के बजाय अगर मैं ऑप्शंस पे अपना फोकस करूंगी तो मेरे आंसर्स बहुत जल्दी बन जाएंगे। क्लियरली आप लोगों को भी ऐसे करना है। देयर इज अ फैशन नाउ अ डेज, आफ्टर दैट टू बिवेल पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए। एस एज एन एविल, जिसको गरीबी की नजर से देखा जाता है। आफ्टर दैट हु इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, जो होता है पैदा अमीर उसको बोला जाता है विद अ सिल्वर स्पून। आफ्टर दैट एज एन एविल, सॉरी आफ्टर दैट हु इज बॉर्न, यहाँ पे हमारा आंसर था there is a fashion now a days, after that to bewail poverty as an evil, and to pity the young man who is born with a silver spoon, उस पे दया की जाती है जो पर्सन किसके साथ आया है, एक सिल्वर स्पून के साथ। क्लियरली बी इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स जल्दी से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अटिपिकल प्रकाश पादुकोण डे, एक प्रकाश पादुकोण के बारे में बताया गया है। और इवन अ गेम ऑफ टेनिस, क्या पी से हमारा सेंटेंस कभी भी शुरुआत हो सकती है, पॉसिबल नहीं है और यहाँ पे भी ऑप्शंस में नहीं है। आफ्टर दैट स्टार्ट्स ऑफ, यहाँ पे अटिपिकल प्रकाश पादुकोण डे स्टार्ट्स ऑफ, तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि उसका जो स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट्स ऑफ डे स्टार्ट्स ऑफ आएगा। तो ये मेरी पहली ऑप्शन होनी चाहिए। क्लियरली दो में थी, तीन और चौथे में नहीं थी, तो मैंने थर्ड फोर्थ को कैंसिल कर दिया क्योंकि डे का स्टार्ट्स ऑफ के साथ ही कनेक्शन है। आफ्टर दैट जो हमारा पोर्शन आएगा दैट वुड बी स्टार्ट्स ऑफ विद एन अर्ली मॉर्निंग, या फिर हमारी दूसरी ऑप्शन है क्यूएस, दोनों में सेम है, बिल्कुल दिन की शुरुआत होगी अर्ली मॉर्निंग के साथ, तो ये मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव है। क्लियरली क्यूएस दोनों में सेम है। अब विद एन अर्ली मॉर्निंग
और इवन अ गेम ऑफ टेनिस या ऑन सम डेज। यहां पे हमारा आंसर आएगा, दो ऑप्शन है, और इवन अ गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज, ऑन सम डेज और गिवन पेन ऑफ टेनिस, मतलब आर को आप लोग पहले नहीं लगा सकते हैं, आर पी से सेंस नहीं बन रही, इनफैक्ट पी आर से सेंस बन रही है, और इवन अ गेम ऑफ टेनिस ऑन सम डेज, तो पता चला हमारी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाई ऑप्शन भी जाएंगे तब भी बहुत इजीली हम अपना आंसर बना सकते हैं। फोर्थ का ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आफ्टर दैट आएंगे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो। फटाफट से बनाने की कोशिश करेंगे हमारे आंसर को। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले की बात है, कुछ ऐसा हमारे पास ये साउंड करेगा। आफ्टर दैट Who lived with his, P पार्ट से हमारा आंसर शुरू ही नहीं हो सकता, ना ही ऑप्शंस में है, और सॉरी ऑप्शन में है तो ए को तो हम लोग डायरेक्टली क्रॉस कर देंगे, जो हमारी ऑप्शन बन ही नहीं सकती है। मैं कहती हूँ लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो ये ऑप्शन सही है। इन अ कंट्री कॉल्ड शिनशिकू देयर लिव्ड अ नोबल किंग। तो ये समझ में आ रहा है कि मैम पहले क्यों फिर हमारे पास आर, ये तो बिल्कुल सही सेंस बन रही है। लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो बोला जाता है ना, बहुत समय पहले एक देश में जिसका नाम है देयर रूल्ड अ नोबल किंग, एक राजा रहता था। कैसे रहता था? हु लिव्ड विद हिज विट्रस वाइफ्स एंड 7 डॉटर। क्लियरली QRPS ये हमारा आंसर बनेगा, तो बी पार्ट डायरेक्टली मेरे को नजर आया, QRPS इज द राइट आंसर, क्योंकि ये तो स्टोरी के जो फर्स्ट सेंटेंस है, कोई भी आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, लिखी होगी, उसका सबसे पहला पार्ट ही यही रहता है, लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो या वंस देयर वाज अ कंट्री, ऐसा कुछ रेफर होता है कि एक राजा रहता था अपनी 7 बेटियों, अपनी वाइफ के साथ, एग्जैक्टली ऐसा ही बताया जाएगा। सो QRPS बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे, दोज हु। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करेंगे, मेरे साथ साथ आंसर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जैक्टली हम लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स, पी डजंट मेक एनी सेंस। चलिए आगे चलेंगे। आफ्टर दैट दोज हु कैन नॉट ट्रीट, ये भी बनेगा। शुड नॉट दोज हु अदर्स वेल, ऐसे हमारा सेंटेंस नई शुरुआत होने वाला, एस के सेंटेंस को गलत कर देंगे। आफ्टर दैट दोज हु शुड नॉट, ये बन सकता है दोज हु कैन नॉट ट्रीट, क्योंकि दोनों ही वर्ब्स हैं तो ये हमारे पास सेंस बनेगी। मैं क्या कैसे कहना चाहूंगी, दोज हु एक्सपेक्ट अदर्स कैन नॉट ट्रीट शुड नॉट अदर्स वेल, मतलब एक्सपेक्ट अदर्स दूसरों से उम्मीद रखना, कैन नॉट ट्रीट उसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, शुड नॉट नहीं करना चाहिए, अदर्स वेल तो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा आंसर बनेगा दोज हु कैन नॉट ट्रीट, जो नहीं ट्रीट कर सकते हैं, अदर्स वेल। यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, जो दूसरों को के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते हैं, शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स, उनको दूसरों से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए टू ट्रीट देम वेल, तो बिल्कुल सही है। अगर हम खुद किसी के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो उनसे भी नहीं उम्मीद करनी चाहिए। दोज हु कैन नॉट ट्रीट अदर्स वेल शुड नॉट एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम वेल, ये हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, तो क्लियरली हमारा आंसर बनेगा बी पार्ट। लिख लेंगे जी QSRP, सिक्स्थ का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे सेवेंथ क्वेश्चन पे, दैट इज एलेक्जेंडर। अब एलेक्जेंडर हमारे पास एक ही वर्ड है, तो यहां से क्वेश्चन को बनाना, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? एलेक्जेंडर was a disciple of Aristotle. After that, who was a great conqueror? Alexander was a disciple of Aristotle. Who was a great conqueror? बिल्कुल सही है। Whom the world, Alexander whom the world acknowledges. यहाँ पे whom भी आ सकता है, तो डेफिनेटली ये भी कहीं ना कहीं तक हम लोगों को सही लगने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलेक्जेंडर के साथ whom का कोई इशू नहीं रहेगा, यहाँ पे उसको बनाना पड़ेगा who के साथ, क्योंकि एलेक्जेंडर हमेशा एक बात याद रखेंगे, who हमेशा बात करता है उसी पोर्शन के बारे में जो वर्ड उससे पहले यूज किया जाए। अगर मैं बनाऊं एलेक्जेंडर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्करर था, देश विदेश जीते थे उसने, तो एलेक्जेंडर हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर वाज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, तो वो अपने आप में एक शागिर्द था, किसका? अरिस्टोटल का। आफ्टर दैट होम द वर्ल्ड एक्नॉलेजेस, जिसको कि दुनिया जानती है एज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, जो कि बुरा फिलोसोफर है, द वर्ल्ड हैज एवर नो, जिसको कि पूरी दुनिया जानती है
क्लियरली बनाने की कोशिश करेंगे। क्यू पार्ट, आफ्टर दैट पी पार्ट, आर पार्ट, थर्ड एंड पी आज हमारा फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। सेवेंथ का भी टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, बी पार्ट इज द राइट आंसर। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है और जितनी जल्दी उतनी आप सारी की सारी ऑप्शंस को ट्राई कर लेंगे वो हमारा आंसर बन जाएगा। When I reached home, जब मैं घर पहुंचा। When I reached my office, to get home early, ए से तो हमारा आंसर, पी से तो हमारा आंसर बिल्कुल ही नहीं बन सकता। पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करेंगे तो समझ में आएगा। When I reached my office, I phoned my mother, ओके ये सही है। ऑफिस टू टेल हर नहीं, यहाँ पे आएगा आई फोन्ड माई मदर, तो क्लियरली क्यू से हमारा आंसर बनेगा। तो ये तीन ऑप्शंस मैंने कट कर दी। चेक करते हैं हमारा बी ऑप्शन के साथ सही आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। When I reached my office, जब मैं ऑफिस पहुंचा। I phoned my mother, मैंने अपने माता जी को फोन किया। To tell her, बिल्कुल उनको बताने के लिए, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा। After that, that I would not be able, के मैं नहीं आ पाऊंगा। That I would not be able to get home early, बिल्कुल ये makes a sense as I had promised, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा। क्लियरली 8th का हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स, क्या डिपार्टमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, किस चीज के लिए स्टेप्स उठाए हैं। फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर, नहीं जी नहीं, एपी पार्ट से हमारा क्वेश्चन शुरू ही नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन को कट कर देंगे। आफ्टर दैट आर ऑप्शन को ट्राई करें। द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डेफिनेटली आर से भी मेरा आंसर नहीं शुरू होगा, क्यू से ही मेरा आंसर शुरू होने वाला है। द डिपार्टमेंट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इवॉल्व एप्रोप्रिएट स्कीम्स, कुछ एप्रोप्रिएट स्कीम्स के लिए उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। आफ्टर दैट फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर या एंड फाइनेंशियल या फॉर मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे हमारा सी पार्ट सही आंसर बनेगा। रीजन क्या है, उसने कुछ स्टेप्स उठाए हैं किस चीज के लिए, मोबिलाइजिंग इन्वेस्टमेंट्स, कुछ इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर से, ताकि एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। आप लोग क्लियरली अगर एक बार सेंटेंस को बाय ऑप्शन बोल के या उसको समझ के देख लेंगे, सेंटेंस को हल्का सा लिख के भी देख लेंगे, तब भी हमारे सही ऑप्शंस के साथ आंसर्स बन जाते हैं। इट इज नॉट अ बिग डील। चलिए बनाएंगे जी 9th का सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे 10th क्वेश्चन पे, जवाहरलाल नेहरू। अब ये हमारे नेहरू जी के बारे में क्वेश्चन है, आई गेस आपको करने में इजी हो क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज होती हैं तो क्वेश्चंस को करने में बहुत इजी हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट, या अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, पी से क्वेश्चन नहीं शुरू होगा, क्रॉस दिस। आफ्टर दैट जवाहरलाल नेहरू लॉन्ग बिफोर, आर से नहीं शुरू हो सकता, जवाहरलाल नेहरू द ऑडियो, एक ही ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट टू आर्टिकुलेट अंडर द कैबिनेट स्कीम। आफ्टर दैट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो पहले थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया लेके आए। लॉन्ग बिफोर सच एन असेंबली वाज सेटअप, तो डेफिनेटली हमारा बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, 10th का बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11th क्वेश्चन, इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न, अब थोड़ा थोड़ा आंसर बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला इफ अ फॉरेनर, अब देखिए पहले ही बोलते ही आंसर समझ में आया कि आंसर मेरा पी से शुरू होने वाला है, एस से शुरू ही नहीं होने वाला। पी पी और पी बिल्कुल सही था, कॉमन था, ताकि मेरे को समझ में आए कि एग्जैक्टली आंसर बनना कैसे है। इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश या लर्न इंग्लिश, अब मैंने बोला इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश। आफ्टर दैट अगर मैं ए ऑप्शन के साथ जाऊं, इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश, लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, ही विल ऑफ कोर्स लर्न इंग्लिश। अब ये समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आप लोगों को काम कैसे करना है। 11th का हमारा ए पार्ट आंसर नहीं बन सकता, डेफिनेटली इफ अ फॉरेनर विशेस टू, दिस इज वेरी फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट हमारा आएगा आर वाला पार्ट, अगर कोई फॉरेनर इंग्लिश सीखना चाहता है तो ये हमारा सेकेंड पार्ट। आफ्टर दैट इफ अ फॉरेनर विशेस टू लर्न इंग्लिश, बहुत ध्यान से इसको रीड करेंगे,
he will of course, that means third part हमारा सही आएगा, he will of course learn standard English, so that is the fourth one. टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से आंसर को मार्क कर लेंगे। 11th का सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स की मानी जाए तो, पूरे सेंटेंस को रीड करेंगे। एग्जैक्टली हमारा आंसर कैसे बनेगा, मैंने बोला अगर रिपोर्ट्स की माने जाए तो वर द ट्रैप्ड इनसाइड, क्या पी से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉस कर देंगे ए और बी ऑप्शन को। आफ्टर दैट इफ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द रेक्ट, यहां पे भी हम लोगों को समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द रेक्ट से सेंटेंस शुरू नहीं होने वाला। अकॉर्डिंग टू द, एक ही ऑप्शन है, लेट्स ट्राई के ये सही है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स द सम ऑफ द पैसेंजर्स, रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ ऐसे पैसेंजर्स हैं वर स्टिल ट्रैप्ड इनसाइड, जो अभी भी फंस रखे हैं, कहां पे, द रेक्ड बोगीज, जो कि पूरी की पूरी बोगीज हैं वहां पे वो फंस रखे हैं ऑफ द एक्सप्रेस। क्लियरली डी इज द राइट आंसर, ये गलत ऑप्शन से, डी इज द राइट आंसर। 12th का डी इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट से आएंगे 13th क्वेश्चन की तरफ। ओनली, जब मैंने बोल दिया सिर्फ, ओनली टू मेक हिमसेल्फ, ओनली टू मेक हिमसेल्फ, चलिए ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। ओनली टू मेक हिमसेल्फ बाय शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस was he able to heard, एक एक करके ऑप्शंस को चेक करेंगे। only to make himself heard by shouting at the top of his voice was he able, ये ऑप्शन नहीं हो रही है क्योंकि ये ऑप्शन ही नहीं बन रही है, कंप्लीट ही नहीं हो रहा। आफ्टर दैट only to make himself heard, after that was he able, again it doesn't make any sense क्योंकि बीच में वर्ब का इशू आ जाएगा। सी पार्ट को ट्राई करेंगे। only after that by shouting at the top of his voice, बिल्कुल क्यों सही जा रहा है। only by shouting at the top of his voice, जब आप इतना चीख के बात करते हैं। after that to make himself या फिर was he able, चेक करना पड़ेगा। only by shouting at the top of his voice, after that to make himself was he able, no, again सी हमारा आंसर नहीं बनेगा, एक ही ऑप्शन है। 13th का भी डी आंसर आएगा। कैसे, only by shouting at the top of his voice was he able, after that to make himself heard, क्या वो अपनी आवाज को अच्छे से सुनवा सकता है, सिर्फ अपनी आवाज को ऊंचा उठाने से ही क्या वो अपने बातों को लोगों तक पहुंचा सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है। 13th का डी पार्ट इज द राइट आंसर। चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। 14th क्वेश्चन की तरफ आएंगे। when he, अब when he के बाद did not know, ये बोलेंगे मैम पॉसिबिलिटी है, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आप लोग वर्ब का इशू ही लेके आएंगे। आफ्टर दैट when he was nervous and क्यू से नहीं शुरू होगा, क्यू से कोई ऑप्शन थी उसको क्रॉस कर दिया। आफ्टर दैट आएंगे हमारी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, पी आर एंड एस, चेक करेंगे कहां है। when he, एस से हमारा आंसर फिर से स्टार्ट नहीं होगा, ए और सी लेफ्ट है, चेक करते हैं। when he did not know, अगर उसको नहीं पता था, he was nervous and what to do, कोई सेंस नहीं बन रही है, फिर से सी ऑप्शन को ट्राई करते हैं। when he heard the hue and cry, मतलब उसने चीख पुकार सुनी आधी रात को, he was nervous, चीख पुकार सुनने के बाद वो नर्वस हो गया, and he did not know, उसे नहीं पता था what to do, क्या करे। सी पार्ट क्लियरली हमारा आंसर है। 14th का सी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे स्टूडेंट्स फटाफट से। नेक्स्ट करेंगे 15th क्वेश्चन। 15th का हमारा आंसर बनेगा अ नंबर ऑफ मेजर्स, बहुत सारे तरीके थे। कैसे, अ नंबर ऑफ मेजर्स द फाइनेंशियल कंडीशंस, पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। जहां तक हम लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पे इसके बाद हमें वर्ब की जरूरत है। तो क्लियरली अगर देखा जाए मेरे पास ना ये और ना ये, जो ऑप्शन एस से स्टार्ट होगी सिर्फ वही मेरा आंसर बनेगी। अ नंबर ऑफ मेजर्स आफ्टर दैट आर बीइंग टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ सोर्सेज, यस इट मेक्स अ सेंस। इन ऑर्डर टू इंप्रूव, क्यों उठाए गए, किस चीज को इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव द फाइनेंशियल कंडीशंस
ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्लियरली डी हमारा आंसर है, क्योंकि वर्ब की जरूरत थी, पहली 3 में वर्ब ही नहीं थी और वो ऑप्शन पी, क्यू और आर से शुरू होने वाली गलत थी। एग्जैक्टली इसी क्राइटेरिया के साथ हम लोग चलेंगे, अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, रेस्ट विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।